हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 8 का पाठ 5 पढ़ेंगे, कोयला और पेट्रोलियम। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 5 कोयला और पेट्रोलियम। देखिए, कोयला और पेट्रोलियम शीर्षक है इसका, तो इससे स्पष्ट है कि इस पाठ में हम कोयले के बारे में पढ़ेंगे और पेट्रोलियम के बारे में। कोयला कैसे बना है, पेट्रोलियम कैसे बना है, क्या क्या इसके उपयोग हैं, दिखने में ये कैसे दिखता है और क्या क्या इसकी विशेषताएं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। मूलभूत आवश्यकताएं मतलब होती हैं बेसिक जो नीड्स हैं, उनके लिए हम विभिन्न पदार्थों का उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। मतलब कुछ तो प्रकृति में पाए जाते हैं कुछ पदार्थ जिनका हम उपयोग करते हैं, और कुछ मनुष्य ने बनाए हैं। क्रियाकलाप 5.1 अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। तो हमें पता है प्राकृतिक क्या होते हैं और मानव निर्मित क्या होते हैं। जो प्रकृति में पदार्थ मिलते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, और जो मनुष्य ने बनाए हैं वो मानव निर्मित होते हैं। नाम से इसका स्पष्ट है। देखिए, प्राकृतिक प्रकृति से संबंधित है और मानव निर्मित मनुष्य से संबंधित है। सारिणी 5.1 में देखिए, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब प्राकृतिक कौन सी वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति से मिली हैं, जैसे जल, वायु या मृदा या खनिज लवण, पहाड़, पर्वत, ये प्राकृतिक है। और मानव निर्मित क्या है, जैसे फर्नीचर हैं, किताबें हैं, कपड़े, मकान, यातायात के साधन, पहिया। तो इस प्रकार से ये है मानव निर्मित जो मनुष्य ने बनाए। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज लवण सम्मिलित हैं? हाँ, इस सूची में सम्मिलित हैं, क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। मतलब प्रकृति से मिलते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन। नाम से ही पता लग रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक कहते हैं। तो ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधन हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। मतलब हमने वायु को नहीं बनाया, जल को हमने नहीं बनाया, मनुष्य ने नहीं बनाया है, मृदा को नहीं बनाया, खनिज को नहीं बनाया, ये प्रकृति से मिले, इसलिए इन्हें कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। अब वो जो बोलता है, क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? अब इसका जवाब हम पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर पढ़ते हैं इसका जवाब हम। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? वायु नहीं हो सकती, जल भी नहीं हो सकता और मृदा भी मनुष्य द्वारा खत्म नहीं की जा सकती, क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में है हमारी प्रकृति में, और ये मानवीय क्रियाकलापों से खत्म नहीं हो सकते। मानवीय क्रियाकलापों का क्या मतलब है कि मनुष्य जो जो एक्टिविटी करते हैं, जैसे वायु को सांस द्वारा लेते हैं ये, और जल का उपयोग करते हैं, मिट्टी का उपयोग करते हैं, तो उनकी क्रियाकलापों द्वारा ये खत्म नहीं हो सकती। जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? हाँ, एक असीमित संसाधन है, मतलब जल बहुत ज़्यादा है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसको असीमित संसाधन बोला है। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। उपलब्धता की दृष्टि से का मतलब है प्रकृति में वो कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं, उस दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन जो है उनको 2 वर्गों में बांटा गया है। व्यापक रूप से मतलब मोटे मोटे रूप से उनको 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है, देखिए, अक्षय का मतलब होता है जो कभी क्षय ना हो, मतलब जिसकी कभी क्षति ना हो, मतलब हानि ना हो या कभी खत्म ना हो। अक्षय का अर्थ ये होता है। प्राकृतिक संसाधन है वे प्राकृतिक संसाधन जो कभी खत्म ना हो, जो असीमित मात्रा में है, उन्हें कहते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में है। असीमित मात्रा मतलब बहुत ज़्यादा
मात्रा में ये उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। हम इन्हें समाप्त नहीं कर सकते। तो ये संसाधन कौन से हैं? जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु, इन्हें हम कभी भी समाप्त नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश कर लें। उसके बाद आते हैं दूसरा दूसरा वर्ग क्या है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त हो जाएंगे। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, मतलब ये जो स्रोत हैं ये सीमित है, लिमिटेड है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। जैसे कि वन, जंगलों को, अगर वनों को, पेड़ों को हम काटते रहेंगे, ये वन एक दिन समाप्त हो जाएंगे। वन्य जीव, वनों में रहते हैं जो वन्य जीव, जब वन समाप्त हो जाएंगे तो वन्य जीव भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि कहाँ रहेंगे वो, और वो मर जाएंगे। खनिज भी समाप्त हो जाएंगे, कोयला भी समाप्त हो सकता है, प्राकृतिक गैस आदि, ये सभी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। अब करते हैं क्रियाकलाप 5.2। तो देखिए ये हमने इतना पढ़ा है, इसमें हमने बूझो के क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया है। इसने पूछा क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है उनका हम निरंतर उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो समाप्त हो जाएंगे, तो फिर हम कैसे उपयोग कर सकते हैं उनका? तो ये इसका उत्तर लिख सकते हैं। क्रियाकलाप 5.2 पे आते हैं। ये कक्ष हेतु सामूहिक क्रियाकलाप है, मतलब कक्षा में जो सभी मिलकर क्रियाकलाप करते हैं वह क्रियाकलाप है ये। कुछ पात्र लीजिए, कुछ हमें बर्तन लेने हैं, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफियों से भरना है। विद्यार्थियों को 7 के समूह में बांट दीजिए। अब इन समूह को 1, 2, 4, इसको पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित करिए। इसका देखिए मैं सीधा सीधा बता देती हूँ कि हमें कुछ पात्र लेने, कुछ बर्तन लेने हैं, उसमें हम मूंगफली, पॉपकॉर्न, भुने हुए चने या टॉफियाँ उसमें रखनी है। तो एक समूह हमें ऐसे बनाना है जिसमें 1 विद्यार्थी हो, दूसरा समूह जिसमें 2 विद्यार्थी हो, तीसरा समूह हमें ऐसा बनाना है जिसमें 4 विद्यार्थी हो, चौथा समूह ऐसे बनाना है जिसमें 8 विद्यार्थी हो। तो ऐसे हमें 7 समूह बनाना है। तो 8 के बाद 16, मतलब 2 के पहाड़े की जो समूह बना लेंगे, जितने विद्यार्थी उसमें होंगे 7 समूह ऐसे बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पात्र हैं, जो हमने बर्तन लिए, जिनमें हमने खाने की वस्तु लिए, पहले उनको, जो पहली ग्रुप है, जो पहली पीढ़ी है, मतलब हम इनको, जो बच्चों की हमने संख्या ली है उनको ऐसे रख देंगे। पहली पीढ़ी 1 बच्चा है, दूसरी पीढ़ी में 2 बच्चे हैं, तीसरी पीढ़ी में 4 बच्चे हैं, चौथी पीढ़ी में 8 बच्चे हैं, फिर 16 हैं, 32 हैं, इस टाइप से। तो जो बर्तन हमने लिए हैं, जिनमें हमने खाने का सामान लिया, उसको हम कहेंगे कि पहली पीढ़ी चलो तुम खाओ। तो 1 बच्चा है, उसको बहुत सारी वस्तुएं खाने के लिए मिल जाएगी, और 2 बच्चों उनको उनमें आधी आधी बढ़ जाएगी, 4 बच्चे हैं उनमें और चौथाई हिस्सा मिलेगा उसको। तो इस प्रकार से जो 7वीं पीढ़ी आएगी उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उनको थोड़े थोड़े खाने का थोड़ा थोड़ा सामान मिलेगा। तो देखिए अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला है या नहीं। तीसरी पीढ़ी में फिर भी कुछ मिलेगा, चौथी, 5वीं, जो 6-7 पीढ़ी है उनमें तो उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ क्या है, कोयले हैं, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। मान लो जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी जगह अगर कोयला होता, पेट्रोलियम होता, प्राकृतिक गैस होती, तो उसको पहली पीढ़ी तो उसका उपभोग इजीली कर सकती है, दूसरी पीढ़ी को कम मिलेंगे, तीसरी पीढ़ी को और कम मिलेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे पीढ़ियों में जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, और एक ऐसी पीढ़ी आएगी जिसको ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि तब तक तो ये समाप्त हो चुके होंगे, क्योंकि ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। अब प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। इसका क्या अर्थ है कि उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है, मतलब किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची हो सकती है, और हो सकता है कि कुछ समूह में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की
उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। मतलब कोई पीढ़ी ऐसी भी हो सकती है जो अपनी नेक्स्ट पीढ़ी के लिए चिंतित हो सकती है, ये भी हो सकता है। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अभी देखिए, ये नोट करेंगे हम, जीवाश्म ईंधन किन्हें कहते हैं। वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। मृत अवशेषों को हम बोलते हैं जीवाश्म, इसलिए इन ईंधनों को भी जीवाश्मी ईंधन बोलते हैं, क्योंकि ये जीवाश्मों से बनते हैं। जीवाश्म जीवों के मृत अवशेषों से बनते हैं, वे ईंधन जीवाश्मी ईंधन कहलाते हैं। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। एक तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन पढ़े हैं, एक समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन पढ़े हैं, और प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन पढ़े हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा है जीवाश्मी ईंधन। ये तीन जो है हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं, इनको अच्छे से याद रखना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोयला पढ़ेंगे डिटेल में। तब तक के लिए धन्यवाद।